बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनएमडी कैट यूनिट वेव्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट हम लेंगे स्पीड ऑफ साउंड से। याद रहे सिलेबस में स्पीड ऑफ साउंड की हेडिंग डायरेक्ट आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन जिन पॉइंट्स को वहाँ पे शामिल किया गया उनको अंडरस्टैंड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा पहले स्पीड ऑफ साउंड के टॉपिक को डिस्कस करें। तो यहाँ पे हम एनएमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा स्पीड ऑफ साउंड जो है, जब आप बोर्ड के पेपर्स की तैयारी कर रहे थे तब इस यूनिट का ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। तो वहाँ पे आपने एक मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ा था, v इज इक्वल टू, यहीं से हम स्टार्ट लेंगे, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट e डिवाइड बाय रो। डियर स्टूडेंट्स, अब इस रिलेशन को प्रूफ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ये मैथमेटिकल रिलेशन याद रखेंगे। अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब आप चैप्टर 1 के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो 1.8 न्यूमेरिकल का आंसर यही था। तो वहाँ पे जैसे आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था वैसे अगर करेंगे तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा, लेकिन आप इस तरफ ना जाएं। अब इसमें ई क्या है और रो क्या है? डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस फार्मूले में जो ई है ये आपके पास क्या है जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डियर स्टूडेंट्स ठीक, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे रो क्या है? याद रखिएगा रो है डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स इस यूनिट में जो ये स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक है, इसके फर्स्ट पैराग्राफ में आपको एक एमसीक्यू मिलेगा। अगर आप रीड आउट करेंगे पैराग्राफ तो वो है जी डिपेंडेंस का। तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड जो है वो यहाँ पे दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। नंबर 1 इलास्टिसिटी, अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी का वर्ड यूज़ किया होगा, जिस तरह से मर्जी रिलेशन बनाना चाहे बना सकते हैं। नंबर 1 इलास्टिसिटी और नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स क्या है, इनर्शिया। तो प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में भी ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल में। ठीक है, इनर्शिया और इलास्टिसिटी को, जब आपको ट्रांसफर वेव्स का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट हम ऐड करने लगे हैं वो है जी डिफरेंट मीडियम के लिए अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू देखना चाहें तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, किस चीज़ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स इस रिलेशन को आपने नहीं भूलना। तो इस रिलेशन में v का जो e के साथ रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, डायरेक्ट। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जब डिफरेंट मीडियम की बात करें तब आपने सबसे पहले मीडियम की इलास्टिसिटी को देखना है। तो जिस केस में इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी उधर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब डिफरेंट मीडियम की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या देखेंगे, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को देखते हुए आप स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू बताएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखें इलास्टिसिटी जिधर ज़्यादा उधर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू ज़्यादा। तो हम थोड़ा सा एक रिलेशन देख लेते हैं ताकि हमें याद रह जाए कि डिफरेंट मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी के हिसाब से v का क्या रिलेशन है। तो हम बात कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, जो हम ज़्यादातर करते हैं। तो सॉलिड में क्या है, इलास्टिसिटी ज़्यादा, प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में आपको बता चुके हैं। तो सॉलिड के केस में अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा तो वहाँ पे स्पीड भी क्या रहेगी, ज़्यादा। तो फिर ये रिलेशन याद रखिएगा, इलास्टिसिटी सॉलिड के केस में क्या है, ज़्यादा एज कंपेयर टू द लिक्विड। ठीक है जी। और ये आपके पास ज़्यादा है गैसेस से। ये इलास्टिसिटी का रिलेशन रहेगा। ठीक है, डिफरेंट मीडियम के लिए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो अब ज़रा यहाँ से देखें, इलास्टिसिटी ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा। तो सॉलिड के केस में इलास्टिसिटी क्या है, ज़्यादा, तो इसका मतलब फिर स्पीड भी क्या रहेगी, ज़्यादा। तो v का रिलेशन क्या बन जाएगा, v सॉलिड के केस में क्या रहेगी, ज़्यादा एज कंपेयर टू द लिक्विड। ठीक, और इधर v रहेगी गैसेस की। तो ये रिलेशन बन जाएगा जी इलास्टिसिटी और स्पीड ऑफ साउंड का।
अब डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वैल्यू याद रखनी है तो फिर ये भी आपसे शायद एमसीक्यू बन के आ जाए, तो वो याद रख लें कि सॉलिड के केस में वैल्यू होगी जी 5100 मीटर पर सेकंड, और इधर रहेगी जी आपके पास 1700 मीटर पर सेकंड, और इधर रहेगी डियर स्टूडेंट्स 330 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो ई ओवर रो की जो रेशो है ये डियर स्टूडेंट्स वेरी वेरी ग्रेटर देन होनी चाहिए 1 से, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक इंफॉर्मेशन रहेगी। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सेम मीडियम का। डिफरेंट गैसेस के लिए अगर हम सेम मीडियम की बात करें तो तब जो V का रिलेशन है ना वो डेंसिटी के साथ देखा जाएगा। अगर आप E के साथ देखते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। बेहतर है कि आप डेंसिटी के साथ देखें, क्योंकि आपको डिफरेंट गैसेस के लिए सेम मीडियम की बात करनी है तो आपकी डेंसिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। उससे आप रिलेशन को ईजिली डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन बनेगा जी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिलेशन में देखें ना V इनवर्स रिलेशन बना रहा है किसके साथ? डेंसिटी के साथ। तो 1/√, ऑफ द रो डेंसिटी, ये रिलेशन रहेगा। अब जिधर डेंसिटी ज़्यादा उधर V कम, जिधर डेंसिटी कम उधर V ज़्यादा। तो अब इस रिलेशन को देखते हुए अगर आपसे रेशो फार्मूला पूछा जाए, क्योंकि रेशो के एमसीक्यू आते हैं तो वो भी फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रख लें। इनवर्स रिलेशन है ना, तो रेशो फार्मूला क्या बनेगा? V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट डेंसिटी। अब देखें V1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1। तो ये आपके पास रेशो फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सिर्फ डियर स्टूडेंट्स इतनी बातें आपने याद रखनी है इस टॉपिक के अंदर, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम आपको बड़ी तरतीब से लेके चल रहे हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये वही टॉपिक चल रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं जी इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसमें पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा यही फार्मूला आप यूज़ करते हैं, V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट E ओवर रो। और समटाइम्स अगर कहीं आप देखेंगे तो बुक में ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बीटा ओवर डेंसिटी रो। अब बीटा यहाँ पे क्या है? ये है बल्क मॉडुलस, इसको याद रख लें। बीटा क्या है? बल्क मॉडुलस, और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डियर स्टूडेंट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू आपको याद होगी, वो क्या है जी आपके पास वैल्यू? वो है 332 मीटर पर सेकंड, या आप इसको लिख सकते हैं 333 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड की। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नंबर 1 पे देखते हैं जी, न्यूटन फार्मूले को डिस्कस करते हैं कि न्यूटन की क्या एजम्पशन थी और उसके बाद जो लैप्लेस करेक्शन थी वो क्या थी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टॉपिक थे। बेसिकली तो एक ही था ना, लेकिन इसके अंदर 2 पोर्शन थे। 1 पे आपने न्यूटन के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला भी देखा था, वैल्यू भी कैलकुलेट की थी, फिर लैप्लेस ने उसकी करेक्शन की थी, फिर आपके पास वैल्यू क्या आई थी? तकरीबन 333 आई थी। तो ये दोनों यहाँ पे हम केस डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना सिर्फ वो हम याद रखेंगे, बाकी मैथमेटिकल प्रूफ करने या हर एक चीज़ को बयान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, छोटे छोटे पॉइंट्स तो आपको याद ही होंगे ना, वही बनाते जाएंगे एमसीक्यूज़ के तौर पे। सबसे पहली बात है न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन क्या कह रहा था? टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यहीं से स्टार्ट करें। देखें पहला पॉइंट बन जाएगा कि न्यूटन के अकॉर्डिंग इस केस में टेम्परेचर क्या रहेगा जी? टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट तो फिर दूसरा पॉइंट क्या मिल गया? एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी कांस्टेंट, ठीक। अब देखें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये प्रोसेस कौन सा बन गया है? चैप्टर 11 के अंदर आपने पढ़ा था ना, जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रोसेस कौन सा बन गया? आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल टी से आ रहा है, थर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। तो फिर इसका मतलब थर्ड पॉइंट जो बनेगा वो क्या है कि ये प्रोसेस कैसा है जी? आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक। अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट,
तो यहाँ पे इसका मतलब बॉयल्स लॉ यूज़ होगा। तो फिर नंबर 4 पे आपको एक और पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे हम बॉयल्स लॉ का यूज़ कर रहे हैं। अब बॉयल्स लॉ क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा, इन्वर्स। तो फिर मैं लिख सकता हूँ ना, प्रेशर का रिलेशन जो है वो इन्वर्स रहने वाला है वॉल्यूम के साथ, यानी कि जिसको मैं सिंपल इस तरह से लिख सकता हूँ कि P और V, ये V वॉल्यूम है, सही है। P और V का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, छोटे छोटे पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ऐड करेंगे वो है हमारे पास स्पीड और साउंड का रिलेशन। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो स्पीड का रिलेशन था वो क्या था, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हाँ जी, E ओवर रो है ना, तो E क्या बन गया था न्यूटन के अकॉर्डिंग, प्रेशर। तो इलास्टिसिटी जो थी वो प्रेशर के इक्वल आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P डिवाइडेड बाय डेंसिटी, वैसे का वैसे रो। क्लियर है जी ये फार्मूला। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इधर आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने लगा हूँ। क्या चीज़, देखें P ओवर रो है, तो यानी कि आपने देखा कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है ना वो प्रेशर के इक्वल आ रही है। तो फिर इस फार्मूले में पॉइंट ऐड कर लें, प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल है ना, तो इसका मतलब फिर मैं लिख सकता हूँ इलास्टिसिटी, देखें आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना, EI बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, प्रेशर। अब वो ये हेडिंग दे के ना नीचे डिफरेंट ऑप्शंस बना सकते हैं MCQs में। तो आप मुझे बताएं कि ये जो आपके पास E इज इक्वल टू P आया है, ये प्रोसेस तो आइसोथर्मल है, लेकिन इस पूरी चीज़ को हम नाम क्या देंगे, तो डिफरेंट नाम वहाँ पे मेंशन किए होंगे। तो आपने न्यूटन के अकॉर्डिंग देखा कि इलास्टिसिटी प्रेशर के इक्वल आ रही है, तो इस पूरी चीज़ को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। देखें आइसोथर्मल प्रोसेस है तो E जो है वो P के इक्वल आ रहा है ना, तो ये सारी चीज़ क्या बन जाएगी, बल्क आइसोथर्मल मॉडुलस इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स न्यूटन के केस में रहते हुए हमने जो पॉइंट डिस्कस करना है वो है जी इसकी वैल्यू। देखें v इज इक्वल टू P ओवर रो है ना, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स याद रख लें कि एट STP अगर हम बात करना चाहें तो फिर जो प्रेशर है, प्रेशर ये क्या रहेगा, इसकी वैल्यू रहेगी एट STP पे 1.01, चेक कर लीजिएगा इसको, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी 1.29 kg पर मीटर क्यूब। अब ये दोनों वैल्यूज डियर स्टूडेंट्स आप इस फार्मूले में पुट करें, आपके पास जो V का आंसर आएगा वो आएगा जी हमारे पास V इज इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड। अब देखें 332 कहाँ पे, और इधर न्यूटन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है 280, तो इसका मतलब यहाँ पे एरर आ गया है। तो जो एरर आएगा उसको अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें, परसेंटेज एरर, ठीक है ना, तो वो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रख लें वो है जी 15 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट MCQ है, 15.9%, जिसको नियरली इक्वल टू आप लिखेंगे 16%, ये आपके पास एरर होगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे उसका फार्मूला याद रख लें, ये पता होना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। अब एक्चुअल वैल्यू कितनी है 332 माइनस डिफरेंस ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है 280 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू कितनी है 332 मल्टीप्लाई 100। इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप ये निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला था। लो जी, ये थी न्यूटन की सारी वो चीज़ें जो आपने याद रखनी है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंट बना लिए, ये आप याद रखेंगे, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाएं सेकंड पॉइंट में लैपलेस करेक्शन की, जिसको आप स्टाइल में बोलना चाहें तो लैपलास भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो लैपलेस करेक्शन क्या थी, असल इसकी कौन सी वो चीज़ गलत थी जो इसने ठीक की। गलत से मुराद ये कि ये क्या कहना चाह रहा था, इसके अपोजिट ये कहना चाह रहा था
कि न्यूटन तो बता रहे हैं ना कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। उसने कहा भी हीट कांस्टेंट रहती है, और न्यूटन कह रहा था कि हीट कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि जब आपके पास कंप्रेशन टू रेयरफेक्शन टू कंप्रेशन, तो इसका मतलब कंप्रेशन टू रेयरफेक्शन में हीट कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र होने में टाइम लेती है। ये न्यूटन बात कर रहा था। लेकिन जो लैपलेस था वो क्या कह रहा था, वो कहता है कंप्रेशन टू रेयरफेक्शन या रेयरफेक्शन टू कंप्रेशन, हीट इतनी जल्दी ट्रांसफ़र होती है कि वहाँ पे टाइम लगता ही नहीं है। ऐसे समझे कि वहाँ पे टाइम लगता ही नहीं है। तो जब टाइम लगता ही नहीं है, ना होने के बराबर इतनी जल्दी रैपिडली हीट ट्रांसफ़र होती है कंप्रेशन टू रेयरफेक्शन या रेयरफेक्शन टू कंप्रेशन, तो फिर इसका मतलब है कि हीट को जब टाइम ही नहीं लग रहा तो हीट क्या रहेगी, कन्फाइंड रहेगी। ये वर्ड यूज़ किया गया, मतलब कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इधर क्या कह रहा था लैपलेस, बस इतना पॉइंट आप याद रख लें, ज़्यादा रीज़न की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेते हैं। तो ये कह रहा था जी हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हीट क्या रहेगी डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। ये मैंने वैसे हिंट दिया ना आपको, बाकी तो आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से ये बात कर रहा था और ये क्या कह रहा था, वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अगर हीट कांस्टेंट तो फिर डियर स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट क्या बन जाएगा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक, अब इसमें जो मैथमेटिकल रिलेशन यूज हुआ था वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो था PV की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट ये आप ऐड कर लें। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे गैमा क्या बला है, ये वाला गैमा, तो गैमा इज इक्वल टू, ये रेशियो है CP/CV। ठीक, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट जो हम ऐड करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है V का फार्मूला। हाँ, वही ऐड कर लें। V इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये रेशो आ गई ना गैमा की, तो स्पीड का फार्मूला रहेगा जी V इज इक्वल टू गैमा P/ρ। ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसको वैसे मैंने नीचे वाले पॉइंट में ऐड करना था लेकिन कोई नहीं, सही है, ये फार्मूला रहेगा। अच्छा, अब हीट कांस्टेंट है ना, ऐड कर सकते हैं ना ही उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब फिर ये कौन सा प्रोसेस बन गया, तरतीब डियर स्टूडेंट्स आगे पीछे हो गई है, लेकिन कोई नहीं, पॉइंट तो ऐड कर लेना। ये सॉरी आइसोथर्मल नहीं, ये प्रोसेस है जी एडियाबैटिक। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है जी, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये आपके पास एक और पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, अब इस फार्मूले को देखते हुए यहाँ पे इसी तरह का पॉइंट ऐड करते हैं कि यहाँ पे देखें ना, फार्मूले में तो E था ना, तो E क्या बन गया है, गैमा P। इसका मतलब ये जो E है ना, ये है यहाँ पे गैमा P के इक्वल। सही, अब E प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A। अब इस पूरी चीज़ को क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे, यहाँ पे देखें आइसोथर्मल है ना, यहाँ पे आ जाएगा एडियाबैटिक। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये नाम देंगे। तो ये चीज़ डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें फार्मूले को देखते हुए जब कोई भी एक ख़ास गैस की आप बात कर रहे होंगे तो उसके गैमा की वैल्यू आपको याद होगी, P आपको बताया गया है, रो आपको बताया गया है, वैल्यूज पुट करेंगे, जो आंसर आएगा, वैसे तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग 1.4 है ना, डायटोमिक गैस की बात हो रही है, तो फिर इसमें जो आपके पास वैल्यू आती है वो क्या है, वो है डियर स्टूडेंट्स V इज इक्वल टू 333 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आप ऐड कर देंगे, पॉइंट आपका बन जाएगा। लास्ट में डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखें, छोटा सा MCQ बन सकता है क्या, कि इधर देखें EA इज इक्वल टू गैमा P है और इधर क्या है, E इज इक्वल टू P है। तो मैं अगर यहाँ से बल्क मॉडुलस, देखें ना, बल्क एडियाबैटिक मॉडुलस टू दी बल्क आइसोथर्मल मॉडुलस की रेशो पूछ लो तो वो किसके इक्वल होगी। तो देखें इधर भी E इधर भी E, तो ये साइड्स अगर इक्वल है, या इसको आप रेशो बना लें, ठीक है, अगर मैं रेशो बना लूँ तो ये बनती है जी EI डिवाइडेड बाय E
जैसे मर्जी बना लें, एडियाबैटिक टू दी आइसोथर्मल इज इक्वल टू, अब देखें ई ए है ना, तो ई ए क्या है, गैमा पी, तो ये आ गया गैमा पी डिवाइडेड बाय ई आई वाला आइसोथर्मल, ये क्या है पी, तो ये आ गया पी। अब ये पी पी से कैंसल, तो रेशो किसके इक्वल आ गई, वो आ गई गैमा के। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाएगा। इसको अगर उलट करेंगे तो वहां से भी फिर क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखने लगे और वो क्या है, आपकी बुक में अगर देखेंगे तो एक छोटा सा टेबल आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको ये वैल्यू याद रखनी है। यहाँ पे आ जाएगा जी गैसेस, डिफरेंट गैसेस के लिए आपने गैमा की वैल्यू याद रखनी है। तो सबसे पहले क्या है, मोनो एटॉमिक, और उसके बाद क्या है, डायटोमिक, उसके बाद बात की गई है जी कम से कम 3 तो आप याद रखें ना, पॉलीएटॉमिक। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे रट्टा लगा लें, ऊपर से नीचे आए ना तो यहाँ से नीचे से ऊपर चलना स्टार्ट कर दें। एक वैल्यू याद रख लें 1.29, 1 पॉइंट, अगर देखें 1.2 है ना, अब इसका पॉइंट के बाद डबल कर दें 1.4 आगे 0, फिर ये क्या बन जाएगी 1.4 के बाद 6 और ये आ जाएगा 7। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप ये वैल्यू याद रखेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास टॉपिक बनता है, अगर आप बुक में देखें तो वो है इफेक्ट ऑफ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि अगर प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें याद रख लें कि स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं चाहे कम कर रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू जो है उस प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर पे ये वैल्यू इंडिपेंडेंट है। ठीक, प्रेशर को चाहे आप बढ़ाएं चाहे कम करें, स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पूरी बात को मैथमेटिकल जो लिखा जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो इस तरीके से लिखा जाता है कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर की पावर 0। अब देखें कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, बढ़ा रहे हैं चाहे कम कर रहे हैं, तो उसकी पावर क्या है 0, तो आंसर 1 आ जाएगा कांस्टेंट। तो इसका मतलब स्पीड जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ये डिपेंड करती है प्रेशर पे, और रिलेशन कैसा बनाएगी डेंसिटी प्रेशर के साथ, डायरेक्ट बनाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स याद रख लें, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो फिर डेंसिटी भी बढ़ेगी। सही है ना, ये डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल कह लें या मैथमेटिकल प्रूफ हम कर लेते हैं कि जो दो बातें हमने पढ़ी हैं कि प्रेशर को बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता और प्रेशर को बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ती है। तो हम यहाँ पे छोटा सा मैथमेटिकल प्रूफ कर लेते हैं कि क्या ये दोनों बातें हमने ठीक लिखी हैं। तो देखें ज़रा, इनिशियली हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, गैस। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास एक पिस्टन है, ये जो आपको ब्लैक शेड नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, सपोज करें पिस्टन है। गैस, पिस्टन, कंटेनर, और ये इनिशियली वॉल्यूम क्या है गैस का V, और प्रेशर क्या है P, और डेंसिटी क्या है ρ। तो ये हमारे पास एक सिस्टम आ गया इनिशियली। अब हम क्या करते हैं कि इस प्रेशर को बढ़ाते हैं, डबल करते हैं, तो फिर देखते हैं कि डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है और प्रेशर के डबल करने से स्पीड ऑफ साउंड पे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो ज़रा मैथमेटिकली चेक कर लेते हैं। वही कंटेनर है और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, गैस। अब डियर स्टूडेंट्स जब आपने इस प्रेशर P को डबल किया 2P, अब देखें प्रेशर डबल किया, पिस्टन नीचे आ गया, देख लेना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो प्रेशर के डबल करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम है V, ठीक है ना, ये हो जाएगा हाफ। प्रेशर के डबल करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ। तो अब मुझे बताएं कि डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ा होगा। देखिए हम कह रहे हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे प्रेशर हमने कितना कर दिया 2P, P से क्या हो गया डबल, तो अब डेंसिटी भी क्या हो जाएगी डबल। लेकिन हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं ना कि वाकई डबल होती है कि नहीं होती। इस रिलेशन से तो हमें पता चल गया ना कि डबल हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है। अब रो डैश इज इक्वल टू
मैस m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया है v/2 हो गया है, तो ये 2 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो रो डैश इज इक्वल टू 2 इंटू m ओवर v, ये v वॉल्यूम है। ठीक, अब डियर स्टूडेंट ज़रा गौर करें यहाँ पे, ये m ओवर वॉल्यूम किसके इक्वल है, रो के इक्वल है, तो रो डैश इज इक्वल टू 2 इंटू ये क्या बन गया रो। तो अब ज़रा देखें यहाँ पे, प्रेशर को डबल करने से डेंसिटी रो डैश क्या हो गई है, पहले वाली का डबल हो गई है, तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अब देखते हैं कि जब हमने प्रेशर को डबल किया तो क्या स्पीड ऑफ साउंड पे फ़र्क पड़ा है, तो डियर स्टूडेंट्स उसका भी प्रूव कर लेते हैं। देखें v इज इक्वल टू, रिलेशन हमारे पास क्या है जी, गैमा प्रेशर P डिवाइड बाय रो, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब देखें v डैश, ठीक, इज इक्वल टू, ये स्पीड है, स्क्वायर रूट गैमा कांस्टेंट है, P क्या बन गया P डैश, क्योंकि अभी हमने इसको डबल किया है, तो डिवाइड बाय रो डैश, तो ये आ गया v डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हाँ जी, गैमा कांस्टेंट P डैश को क्या कर दिया, पहले P था अगर, तो अब वो P डैश जो है वो डबल हो चुका है, तो ये आ जाएगा 2P डिवाइडेड बाय, हाँ जी, रो डैश किसके इक्वल है, 2 रो के इक्वल है, तो ये आ गया 2 रो। डिस्टेंस 2 से कैंसल, तो ये चीज़ आपके पास पीछे बच जाएगी, v डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा P ओवर रो। अब ये आ गया v डैश इज इक्वल टू, हाँ जी, ये चीज़ देखें, गैमा P ओवर रो इक्वेशन 1 में v के इक्वल है, तो ये आ गया v। तो अब ज़रा देखें आप, प्रेशर को डबल करने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो सेम रहेगी। तो ये दोनों बातें डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ठीक लिखी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इफेक्ट ऑफ डेंसिटी का। तो डियर स्टूडेंट्स गैमा की सेम वैल्यू पे अगर आप पैराग्राफ रीड करें तो वहाँ पे ये बात मेंशन की गई है, तो मैं शॉर्टकट यहाँ पे लिख देता हूँ कि टेम्परेचर जो है इज इक्वल टू P और P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। गैमा की सेम वैल्यू पे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये ज़रा पैराग्राफ रीड कर लीजिएगा, लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू P, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये मैंने उसी सारी बात को मैथमेटिकली शॉर्टकट लिख दी है। तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स इधर इफेक्ट ऑफ डेंसिटी के केस में जो हमारे पास स्पीड का रिलेशन रहेगा वो क्या रहेगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हाँ जी, गैमा P ओवर रो, यही है ना मैथमेटिकल रिलेशन। तो अब जरा गौर करें इस स्टेटमेंट को देखते हुए, गैमा क्या है कांस्टेंट, P क्या है कांस्टेंट, ये देखें ना P भी क्या है कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूँ ना v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हाँ जी, ये सारा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, सही है। अब देखें ये कांस्टेंट, तो v का डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या आ रहा है, इनवर्स, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के साथ, तो फिर मैं लिख देता हूँ जी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। इस रिलेशन को डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी में ये आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स एक और आपको पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पॉइंट मिलेगा, वो क्या है कि डेंसिटी एज, जैसा कि डेंसिटी ऑक्सीजन में वो इक्वल है 16 टाइम्स दैट ऑफ द हाइड्रोजन, ये स्टेटमेंट मिलेगी। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट है तो फिर हम स्पीड को देख लेते हैं। तो यहां से जरा रेशो फार्मूला पहले निकालें, v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हाँ जी, इनवर्स रिलेशन है ना, तो v1 इधर से क्या बन जाएगा, रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1, ये इनवर्स रिलेशन बनेगा, ठीक है, रेशो का। तो अब इस रिलेशन को देखते हुए जरा हम स्पीड को निकालते हैं, हाँ जी, VH2 डिवाइडेड बाय VO2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ठीक, क्या बनेगा जी, देखें रो इनवर्स है ना, रो O2 डिवाइडेड बाय रो H2, ये रिलेशन बन गया। हमें स्पीड चाहिए ना, तो VH2 डिवाइडेड बाय VO2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हाँ जी, रो O2 किसके इक्वल है, 16 टाइम्स दैट ऑफ
हाइड्रोजन। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जी, देखें 16 रो H2, इसको थोड़ा सा स्मॉल लिखें, ठीक है, डिवाइडेड बाय रो H2। अब डियर स्टूडेंट्स ये रो से कैंसल, H2 से कैंसल, यानी कि रो H2 कैंसल हो गया और पीछे आपके पास बच गया VH2 डिवाइडेड बाय VO2, इसको सबस्क्रिप्ट्स में लिखना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 डिवाइडेड बाय 1, यही बचेगा। अब डियर स्टूडेंट्स 16 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 4 डिवाइडेड बाय 1, 1 की स्क्वायर रूट 1 नहीं होती है, तो यहाँ से देखें VH2 इज इक्वल टू ये 4 वैसे और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो VO2 बन जाएगा। लो जी, ये स्टेटमेंट भी आपको पैराग्राफ में मिल जाएगी कि स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन जो है वो 4 टाइम्स किसके है जी, स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। डेंसिटी क्या है ऑक्सीजन की, 16 टाइम्स दैट ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक, और इधर जो आपके पास हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड है वो इक्वल है 4 टाइम्स दैट ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये दो इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के कम या ज़्यादा करने से स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स एट कांस्टेंट, कंडीशन सुन लें, पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको मिल जाएगी कि एट कांस्टेंट प्रेशर जब आप गैस को हीट करते हैं, जब आप गैस को हीट अप करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जो वॉल्यूम का रिलेशन रहेगा, ये वॉल्यूम है, वो टेम्परेचर के साथ क्या रहेगा, डायरेक्ट रहेगा। एट कांस्टेंट प्रेशर जब आप गैस को हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इधर से वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सही। तो वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। तो इस बात को डिस्टेंस याद रखते हुए हम ये भी जानते हैं कि डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास ओवर वॉल्यूम होता है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अब जरा देखें, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट, वॉल्यूम डेंसिटी के साथ इनवर्स, तो फिर टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ क्या हो जाएगा, सॉरी डेंसिटी के साथ, देखें ना, डेंसिटी वॉल्यूम के साथ इनवर्स और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट है, तो यही T अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर के। बात समझ आ गई ना, तो डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। फिर से सुन लें, डेंसिटी अपनी जगह पे, वॉल्यूम, वॉल्यूम देखें टेम्परेचर के साथ रिलेशन डायरेक्ट, तो यही T मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये आपको रिलेशन मिल गया कि टेम्परेचर का डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या रहेगा, इनवर्स रहेगा। अब जरा यहाँ से गौर करना है, स्पीड का स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स। तो ये देखें, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, ये मैंने बात लिख दी, समझ आती है। अब जरा यहाँ पे गौर करें, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, अगर डेंसिटी टेम्परेचर के साथ इनवर्स है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट डाल दो तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर के साथ क्या है, इनवर्स। तो ये देखें, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी है ना, तो अगर मैं इसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखना चाहूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। अब देखें, टेम्परेचर डेंसिटी के साथ इनवर्स, तो स्क्वायर रूट डेंसिटी स्क्वायर रूट टेम्परेचर के साथ इनवर्स, लेकिन V जो है वो देखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के, लेकिन ऑटोमेटिकली एक नई चीज़ मिल गई कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर के। ये असल में आपको फार्मूला हमने बताना था, ये वाला, लेकिन मैंने आपको सेटिस्फाई भी तो करना है ना। तो इस तरह से आप पूरी तरतीब चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई जो हमारे पास V है ये डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। देख लें यहाँ से, डेंसिटी टेम्परेचर के साथ इनवर्स, तो स्क्वायर रूट डेंसिटी स्क्वायर रूट टेम्परेचर के साथ इनवर्स, V स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के साथ इनवर्स, तो ये देखें इनवर्स और इसके साथ ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, डायरेक्ट बन जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दो रिलेशन आपने याद रखने हैं। रेशो फार्मूला निकालें अगर स्पीड का टेम्परेचर के साथ, तो क्या बनता है, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T, डायरेक्ट रिलेशन है ना, T1 डिवाइडेड बाय T2। लो जी, एक फार्मूला ये बनेगा। लेकिन याद रखिएगा ये फार्मूला आपने तब अप्लाई करना है जब आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू इन केल्विन में हो।
अगर डिग्री सेल्सियस में होगा और आप ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो उस वैल्यू को आपने पहले केल्विन में चेंज करना है। अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर ठीक आएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में करेंगे तब आंसर गलत आएगा, ये बात नोट कर ले। हाँ, अगर डिग्री सेल्सियस में आपने फार्मूला अप्लाई करना है, उसमें आपको आंसर चाहिए, तो फिर रिलेशन जो है ना आप ये यूज़ करेंगे वो ये होगा, VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू टी, यानी कि ये आपके पास क्या है, डिग्री सेल्सियस है। जब डिग्री सेल्सियस में आपने टेम्परेचर अप्लाई करना हो तब आपका ये वाला रिलेशन यूज़ होगा, जब केल्विन में होगा तब आपने ये वाला रिलेशन यूज़ करना है। लो जी, ये कहानी भी एंड हो गई। लेकिन इस रिलेशन को याद रखने के लिए यहाँ पे 2-3 MCQs हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो MCQ याद रखिएगा वो ये है कि अगर ये वैल्यू देखी जाए ना, ये वाली, तो ये हमारे पास है कि जब आप इन डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड में इंक्रीमेंट आता है वो कितना आता है, 0.61। तो फिर से सुन लें, 1 डिग्री सेल्सियस, पहला MCQ, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो याद रखिएगा जो स्पीड में आएगा फ़र्क वो आपके पास, यानी कि इंक्रीमेंट जो आएगा वो आएगा 0.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये एट 1 डिग्री सेल्सियस पे आएगा इंक्रीमेंट स्पीड में, इतने टाइम वो बढ़ जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर यही वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में दी गई हो, ऑप्शन बना सकते हैं ना डिफरेंट, तो फिर याद रखिएगा यही वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपके पास सेंटीमीटर पर सेकंड में हो तो ये बनती है 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये भी आपको ऑप्शन में शायद नज़र आ जाए, तो जिस तरह से वो बनाएगा आपने याद रखना। पहला MCQ ये था। उसके बाद जो सेकंड MCQ याद रखना है उसकी ज़रा स्टेटमेंट गौर से सुन लें। उसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर हम बात करें एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट का मतलब वही है कि 0 केल्विन, याद रख लें। एब्सोल्यूट का अगर वर्ड आ जाए, ये मैं बोल रहा हूँ वर्बली, ठीक है, बाकी लिख नहीं रहा स्टेटमेंट, आपने सिर्फ लिख लेना या याद रख लें पॉइंट। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 केल्विन अगर वो बात कर रहा है तो तब आपसे अगर वो स्पीड की वैल्यू पूछे थ्योरेटिकल, ठीक है ना, वैसे तो देखें ना साउंड जो है वो ट्रैवल ही नहीं करेगा, सही है, क्योंकि आपकी मोशन जो है वो फ्रीज हो जाएगी ना 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे तो आपकी मोशन फ्रीज हो जाएगी। लेकिन ये है कि अगर वो थ्योरेटिकल इसकी वैल्यू पूछ ले तो फिर याद रख लें कि 0 केल्विन पे जो स्पीड की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम का क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। अब मैक्सिमम कितनी है, 332 है, तो मैक्सिमम का हाफ कितना बनता है, ये बनेगा जी, कितना बनेगा, 161 नहीं बनेगा, 161 में अगर 161 ऐड करें तो 332 बनता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 161 मीटर पर सेकंड। ये थ्योरेटिकल वैल्यू आपको बता रहा हूँ। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 और आगे क्या है टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे केल्विन है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो आ जाएगा। अगर उसको केल्विन में अपना केल्विन है उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करें, क्योंकि डिग्री सेल्सियस के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो ये फार्मूला अप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस का 273। अब आप इसको सॉल्व कर लें, V0 की वैल्यू 332 है, आप वैल्यू पुट करें आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख लें कि हाफ हो जाता है। अच्छा, एक और MCQ डिस्कस कर लेते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछे रिलेशन, यहाँ पे बना लेता हूँ, अब जरा कंडीशन सुन लें, वर्बली मैं बोल रहा हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है स्पीड की वो कितनी आ रही है, 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप मुझे बताएं इस 0 डिग्री सेल्सियस के कंपैरेटिवली वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे इस मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, हाफ, ठीक। यानी कि देखें 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड क्या आ रही है, 332 आ रही है मैक्सिमम, तो इस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के कंपैरेटिवली वो कौन से टेम्परेचर की वैल्यू होगी जिस पे इस मैक्सिमम का स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू आपको क्या मिलती है, हाफ मिलती है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो इस टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है जिस पे मैक्सिमम की वैल्यू आपको हाफ मिले, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। तो फिर इसके लिए दो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, V1/V2 = T1/T2।
इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको अगर यूज़ नहीं करेंगे तो एक शॉर्टकट फार्मूला है, वो डियर स्टूडेंट्स याद रख लें। वो ये है कि टी डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू टी, ये फार्मूला है। अब देखें एन की वैल्यू क्या है, हाफ। ये जो आपको हाफ कह रहा है, डबल कह दे, 4 टाइम कह ले, कुछ भी कह दे, तो ये आपके पास एन की वैल्यू है। यहाँ पे हाफ है ना, तो आप इस एन की जगह हाफ पुट करेंगे, नया टेम्परेचर आ जाएगा 1/2 होल का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर। और टी क्या है, ये वाला रिलेशन यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में वैल्यू दी होगी तो 273 आ जाएगा ना, कन्वर्ट कर लेंगे तो ये टेम्परेचर आ जाएगा 273। अब यहाँ पे 1/4, 273 को 4 पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा तकरीबन 68 आता है, चेक कर लीजिएगा। तो इसका मतलब उस टेम्परेचर पे आपकी मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट डे स्टूडेंट जो हमारे पास हेडिंग है वो है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर इसमें हम वेट एयर और ड्राई एयर की बात करें तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन क्या रहेगा। देखें सबसे पहली बात तो यह है कि ह्यूमिड एयर की जो डेंसिटी होगी, ह्यूमिड एयर की यानी कि वेट एयर की जो डेंसिटी होगी वो डिफरेंस क्या होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। अब इसकी वजह क्या आ जाती है, वही कि आपके पास वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि रिलेशन क्या रहता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बस आप ये पॉइंट याद रख लें। और इसी रिलेशन को देखते हुए अब जो हमारे पास स्पीड होगी उसका डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। तो फिर ये आ जाएगा आपके पास ह्यूमिड एयर, या यहाँ पे आपके पास वेट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं एमसीक्यू में, ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी ड्राई एयर से। ये रिलेशन याद रख ले कि डेंसिटी जो है ह्यूमिड एयर की वो लेस होगी ड्राई एयर की डेंसिटी से, और स्पीड जो होगी वो वेट एयर में जो है स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू द ड्राई एयर। ये दो रिलेशन डिफरेंस याद रख लें, इंशाल्लाह जब भी कोई एमसीक्यू आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं साथ में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोज, एक दूसरे पे मुसल्लत करना, इम्पोज करना, एक वेव को दूसरी पे ऐड करना, इस तरह से समझ लें इसका मीनिंग। तो इसमें डिफरेंस अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक वेव है, वेव 1, सही, ये आगे जी वेव 1, मीन से लेके एक्सट्रीम तक उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो इसे हम नाम दे देते हैं y1 का, सही है। इसी तरह के अगर हमारे पास ये एक दूसरी वेव है, वेव 2, सही है, ये एम्पलीट्यूड जो है इसे हम नाम दे देते हैं y2 का। अब इस वेव 2 को हम उठा के ना इस वेव 1 पे इम्पोज करेंगे, सुपरपोज करेंगे, इनको मिलाएंगे, यूं कह लें ऐड करेंगे। तो इस वाली को उठा के जब आप इधर ऐड करेंगे तो ये देखें, ये एम्पलीट्यूड y1, ये एम्पलीट्यूड क्या है, y2। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड होगा, तो इसका मतलब ओवरऑल रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा वो बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड उसमें बढ़ जाएगा। ऐड होगा ना तो इनका वेक्टर सम ले लेना। तो ये देखें जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये सेम है, क्रस पे जब ऐड होगा तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा इस तरह से। तो अब देखें ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया, सही। तो इसका वेक्टर सम कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। जब दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला एम्पलीट्यूड और ये वाला एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड ओवरऑल बढ़ जाएगा, तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह की कोई भी आपके पास दो वेव्स होंगी, जब उनको ऐड अप करेंगे तो आपको रिजल्टेंट मिलता जाएगा। यहाँ पे प्लस है, माइनस भी आ सकता है। तो अगर यहाँ पे देखें एक वेव आपके पास ये है और दूसरी वेव डे स्टूडेंट्स ये है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, कैंसिल हो जाएगा। रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। तो ये इस तरह से एक लाइन आ जाएगी। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, y इज इक्वल टू y1 माइनस का y2। अब ये एम्पलीट्यूड ये क्या है, y1, ये क्या है, y2, सही है। अब ये नेगेटिव में जितना है ये उतना पॉजिटिव में ये कैंसिल होगा, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। या आप नल वेक्टर कह लें तो ज़्यादा अच्छा है।
सही है जी। अच्छा, अगर दो वेव इस तरह से आ जाएं, इसका एम्पलीट्यूड सपोज करो ये इतना है और इसका एम्पलीट्यूड ये इतना हम बना लेते हैं। ये अब ब्लू वाली देखिए, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका फेज डिफरेंस क्या है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, 180 से स्टार्ट हो रही है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कम है। अब जो रिजल्टेंट मिलेगा इसमें से इसको निकाल दें तो पीछे इसका एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ बचेगा, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये आपके पास एक वेव बनेगी। तो ये आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जिस तरह की मर्जी वेव आ जाए आप इस तरह से उसको इजीली रिजल्टेंट उनका निकाल सकते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों से हमें रिजल्ट क्या मिलता है, शॉर्टकट बात कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों से हमें 3 रिजल्ट्स मिलते हैं। नंबर 1 इंटरफेरेंस, नंबर 2 बीट्स और नंबर 3 स्टेशनरी वेव्स। तो अब इंटरफेरेंस क्या है, डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी कि अगर हमारे पास दो वेव्स सिमिलर हों, जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या हो, सेम हो, एक जैसी हो, और वो दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें, तो जब वो सुपरपोज होती हैं तो फिर आपके पास इंटरफेरेंस बनती है। सही है। तो इसका मतलब इंटरफेरेंस क्या है कि जब दो सिमिलर वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, तब हमारे पास क्या होगी, इंटरफेरेंस। बीट क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अगर दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है लेकिन वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो जैसे ही सुपरपोज होंगी तो वहाँ पे बीट्स प्रोड्यूस होगी। इसी तरह थर्ड नंबर पे क्या है, स्टेशनरी वेव्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लें ज़रा गौर से। स्टेशनरी वेव में देखें सिमिलर वेव फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इधर क्या था, सिमिलर वेव फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। इसका मतलब स्टेशनरी वेव में तो इस तरह की चीज़ आ रही है ना। अच्छा, अगर उधर देखें सेम डायरेक्शन है, इधर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये एक फ़र्क आ गया। यानी कि पहला पॉइंट तो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन दूसरे पॉइंट से हमें पता चल गया कि भाई इंटरफेरेंस और स्टेशनरी वेव्स अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे, स्टेशनरी वेव में दोनों वेव सेम लाइन पे रहते हुए अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। ये देखें, अगर एक इधर से आ रही है तो दूसरी इधर से यूं है, सेम लाइन पे दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। तो जब वो मिलेंगी तो फिर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी इस तरह से। सही है ना। ये फिर आगे हम पढ़ेंगे ना स्टेशनरी वेव के अंदर हार्मोनिक्स में। तो यहाँ पे देखें सिमिलर वेव, वहाँ पे भी सिमिलर वेव। एक चीज़ और बताएं, एक डिफरेंस तो पता चल गया ना कि उधर सेम डायरेक्शन है, इधर अपोजिट डायरेक्शन है। एक और डिफरेंस बताएं इन दोनों में, स्टेशनरी वेव में और इंटरफेरेंस के फर्स्ट पॉइंट में, वो कौन सा मेन डिफरेंस हो सकता है। तो डिफरेंस याद रखिएगा, इंटरफेरेंस में सिमिलर वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, लेकिन स्टेशनरी वेव के अंदर सिमिलर वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होगी, इसके साथ साथ एक और पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखें। वो क्या है, वो है एम्पलीट्यूड। कि एम्पलीट्यूड का इधर सेम रहना भी बहुत ज़रूरी है। उधर एम्पलीट्यूड सेम रहे ना रहे, बस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। इधर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना स्टेशनरी वेव के अंदर फर्स्ट पॉइंट में, वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ साथ एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड अगर सेम रहेगा दो वेव का, तब वो सेम लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, तब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। वहाँ एम्पलीट्यूड का चक्कर नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ये एक वेव है, ठीक है, और दूसरी आपके पास ये वेव है, ठीक है, इधर अगर ये वेव है तो चल जाएगा, लेकिन इस केस में एम्पलीट्यूड जो है ना, ये वाला एम्पलीट्यूड ये सेम होना चाहिए दोनों वेव्स का। अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा फिर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी, हाँ इंटरफेरेंस हो सकती है। अगर एम्पलीट्यूड सेम होगा फिर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से जो एमसीक्यू ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो है इंटेंसिटी के। तो आप जानते हैं इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन रहता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के, और अगर मैं इसी चीज़ को ऐसा लिखना चाहूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, तो एम्पलीट्यूड बन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इंटेंसिटी। तो यहाँ से जो इंटेंसिटी का एमसीक्यूज आता है वो आता है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का रिलेशन आप याद रख लेंगे कि दो वेव हैं, तो वेव 1 की भी इंटेंसिटी होगी, वेव 2 की भी इंटेंसिटी होगी, उसकी वैल्यू गिवन होगी, आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का तरीका आना चाहिए। तो ये रिलेशन याद रख लें जी, I1 की स्क्वायर रूट प्लस I2 की स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर। और अगर मिनिमम की बात करें तो वो आ जाएगा जी I1 की स्क्वायर रूट माइनस I2 की स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर, बस इधर माइनस आ जाएगा।
हाँ, अगर वेव का एम्पलीट्यूड दिया गया, इंटेंसिटी नहीं दी गई, और तब वो आपसे कहता है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कैलकुलेट करें, तब एम्पलीट्यूड के साथ ये रिलेशन याद रख लें। इधर क्या बनेगा, A1 प्लस A2 होल का स्क्वायर एम्पलीट्यूड के साथ, और इधर क्या बनेगा, वो बनेगा A1 माइनस का A2 होल का स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड दे, दो वैल्यूज, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड दिया गया हो, तब भी आप मैक्सिमम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इंटेंसिटी दी गई हो तब भी आप मैक्सिमम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। इस तरह मिनिमम के रिलेशन याद रखने हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अच्छा, ये रिलेशन आए कहाँ से है, इसके लिए जो नेट इंटेंसिटी का रिलेशन है ना, वो याद रख लें तो आपको दोनों रिलेशन याद हो जाएंगे। वो है जी I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 I2 इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखें, यहाँ से ये पॉइंट भी आपको मिल जाएगा कि इनिशियल फेज, दो वेव्स होंगी ना, अगर उनके बिटवीन फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, 0, अगर फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, 0, तो यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, ये रिलेशन बचेगा, ऐसी है ना। तो इसको सॉल्व करें अगर, तो आपके पास क्या आंसर आता है, आपके पास यही वाला आंसर नहीं आएगा, ये वाला। देखें ना, इसको ओपन करें, a का स्क्वायर, तो स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, I1 बन जाएगा। b का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये b आ जाएगा, प्लस 2ab, a क्या है, I1 की अंडर रूट, b क्या है, I2 की अंडर रूट। तो इसका मतलब जब फेज डिफरेंस 0 होगा तब आपके पास ये वाला रिलेशन बनेगा, और जब आपके पास फेज डिफरेंस 180 होगा, यानी कि दो वेव्स आउट ऑफ फेज होंगी, जब थीटा क्या होगा, 180, तब आपके पास ये वाला रिलेशन बनेगा। इसमें पुट कर लें cos 180 माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास यही वाला रिलेशन बनता है, यानी कि ये इसको ओपन करें वही चीज़ आ जाएगी माइनस में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये नेट इंटेंसिटी का रिलेशन याद रखें तो ये दोनों रिलेशन आपको मिल जाएंगे। इस तरह से वो बात कर सकते हैं कि दो वेव्स के बिटवीन अगर फेज डिफरेंस 0 है तब मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप कि आज की डिस्कशन थी, उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।